गुप्त वंश चल रहा था हमारा, और गुप्त वंश का आज हमें एक लास्ट टॉपिक, आज लास्ट पार्ट रहेगा। आज गुप्त वंश की हम कला साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा गुप्त वंश कंप्लीट हो जाएगा। 2 मिनट में आपको रिकॉल करवा देता हूं गुप्त वंश में हमने क्या पढ़ा, और ये इस वंश से एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएंगे। एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। विज्ञान का भी स्वर्ण काल कहा जाता है, कला का भी स्वर्ण काल कहते हैं, हिंदुओं का भी स्वर्ण काल कहते हैं। किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था गुप्त काल के बारे में बताती कौन है? कालिदास की रचनाएं बताती है। ठीक है। और वो एक किसकी? वात्सायन। ठीक है। काम सूत्र मतलब वात्सायन, वो भी रचना किसके बारे में बताती है? हमें गुप्त वंश के बारे में। और कौन सी बताती थी? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के बारे में हमें बताती है। ठीक है। फिर मैंने बताया गुप्त वंश वाले है ना, ये कुषाणों के क्या होते थे? सावंत होते थे। ठीक है। सबसे पहले गुप्त वंश का जो प्रथम राजा था वो श्रीगुप्त था। राजा तो रहा 240 से लेकर 280 तक, और 275 ईस्वी में गुप्त वंश की क्या की थी उसने? स्थापना। इसका वर्णन हमें कौन सी किताब देती है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। फिर 280 से 319 तक कौन रहा था? घटोत्कच प्रथम। उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की। उससे रिलेटेड क्या मिला था? एक ताम्र पत्र मिला। 319 से 335 तक कौन रहा था? चंद्रगुप्त प्रथम। इस वंश का क्या था? वास्तविक संस्थापक था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला भी पहला राजा था। 319 में कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत चलाया। शक संवत कब चलाया? 78। किसने चलाया? कनिष्क। कितना अंतर था? 241 वर्षों का दोनों के बीच में क्या था? अंतर था। ठीक है। और शक संवत के बाद मैंने आपको बताया उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से, दुरव देवी मत करना, कुमार देवी से क्या की थी? उसने शादी की, और वैशाली क्या मिला था? दहेज में मिला। यानी वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार करता था। फिर 335 से लेकर 375, ना ही तो 380 हो जाएगा। कौन रहेगा? समुद्रगुप्त। इसे असौमेघकर्ता कहते हैं। ठीक है। इलाहाबाद के वो उसमें अभिलेख में धर्म प्रचारक बंधु भी कहा गया था, कविराज भी कहा जाता है। और इसने आर्यवर्त साइड 9 विजय, दक्षिणवर्त साइड 12 विजय। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? इसको भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्र और इससे रिलेटेड इसके दरबार में हरिसेन रहता था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। कौशाम्बी अभिलेख में भी समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है, जो अकबर कहाँ ले गया था? इलाहाबाद ले गया। ठीक है। और समुद्रगुप्त से संबंधित है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने इससे क्या मनाने की परमिशन मांगी थी? बोध गया में मूर्ति, तो इसने परमिशन दे दी। और एक इसने बसु बंधु को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। याद रह जाएगा ना। ठीक है। और समुद्रगुप्त है ना, ये बहुत मतलब अच्छा शासक है, माना जाता है। और हरियाणा से रिलेटेड भी जीके पूछती है। समुद्रगुप्त कालीन मूर्तियां हरियाणा में मिथातल भिवानी से मिली थी। ये HSSC पूछने का काम है, करती है। समुद्र कालीन सिक्के कहाँ से मिले थे? हरियाणा में मिथातल भिवानी से मिले थे। ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद इसका भाई मतलब एक बेटा था रामगुप्त। ठीक है। वो 375 से 380 तक राजा रहा। उसके टाइम में किसने आक्रमण किया था? शकों ने आक्रमण किया, और उससे उसकी पत्नी किसकी मांग की थी? ध्रुव देवी की मांग की। तो ध्रुव देवी के साथ कौन गया? चंद्रगुप्त सेकंड गया, और उसने शकों को हराया। फिर 380 से लेकर 412 या 415 तक कौन रहा? चंद्रगुप्त सेकंड रहा। उसने शकों को हराने की खुशी में कौन से सिक्के चलाए बेटा? चांदी के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त सेकंड ने। किसको हराने की खुशी में? शकों को हराने की खुशी में कौन से सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। और चंद्रगुप्त सेकंड है ना, उसके दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया? फायान। 399 से लेकर 412। फो की उसकी क्या होती थी? प्रमुख रचना। कहाँ का यात्री होता था? चीन का यात्री होता था। ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में क्या रहते थे बेटा? नवरत्न रहते थे। एक मेहरौली का उसने लोह स्तंभ का निर्माण कराया, जिसको आज तक क्या नहीं लगा है? जंग। इसीलिए इसको विज्ञान का क्या बोलते हैं?
स्वर्ण काल कहते हैं। इसके दरबार में ना एक आर्यभट्ट रहता था, बेताल भट्ट रहता था, कालिदास रहता था, ब्राह्महीर रहता था, धनवंतरी नामक वेद रहता था, सक्कू रहता था, अमर सिंह रहता था। ये प्रमुख इसके नवरत्न होते थे। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये 415 तक राजा रहा, और 415 से 455 तक राजा कौन रहा? कुमारगुप्त रहा। इसका बेटा कुमारगुप्त से संबंधित हमें सबसे ज्यादा क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। और कुमारगुप्त ने मयूर आकृति के क्या जारी किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और कुमारगुप्त के टाइम में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? नालंदा, जिसमें बौद्ध धर्म की क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। कुमारगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, 455 से लेकर 461 तक कौन रहा था फिर कुमारगुप्त के बाद? है स्कंदगुप्त। हाँ, एक क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के टाइम में हुनों ने क्या किया था? आक्रमण। और उस हुनों के आक्रमण को दबाने में कामयाबी किसको मिली? स्कंदगुप्त को मिली। स्कंदगुप्त 455 से 461 तक रहा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन मिलता है इस वंश में ना, एक राजा बोध भी था, और 510 में एक एरण अभिलेख मिला जो भानुगुप्त राजा के टाइम में बताया गया, और इसमें सती प्रथा के पहली बार गुप्त वंश में क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे। अंतिम राजा किसे बताया गया बेटा? विष्णुगुप्त को। वो 550 या 570 ईस्वी तक राजा रहा। ये हमारा कौन सा वंश था? गुप्त वंश। अब गुप्त वंश का हम प्रशासन कला वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त वंश का सबसे पहले प्रशासन डाल लो बेटा। गुप्त काल का प्रशासन, गुप्त काल का प्रशासन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल का प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, एक है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो इससे कितने क्वेश्चन आप शॉर्ट आउट कर पाते हो। ठीक है, जैसे ल्यूसेंट बुक आती है ना बेटा, उसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले आप टॉपिक पढ़ो, उसके बाद है ना क्वेश्चन देखो कि कोई क्वेश्चन आपका रहता है या नहीं रहे, तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज्यादा पेन आप है ना यहाँ पर आप घिसोगे ना, तो एग्जाम में पेन चलाने की आपको कम से कम ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यहाँ कम चलाओगे तो एग्जाम में ज्यादा चलाना पड़ेगा, और वहां पर फिर टाइम कम रहेगा और फिर सिलेक्शन रह जाएगा। कोशिश करो यहाँ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की। ठीक है, जो भी अभी परसेंटेज का टॉपिक आप चल रहा है, परसेंटेज के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखो क्या उस तरीके से आप बना पा रहे हो। रीजनिंग का कौन सा टॉपिक है उस हिसाब से क्या कर पा रहे हो। ठीक है, घर जाकर ना आप मतलब इतना नहीं है कि आपको जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ो। आप घर जाकर देखा कीजिए कि सर ने आज ये टॉपिक करवाया है, इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर देखता हूं क्या सारे के सारे मेरे सोल्व हो पा रहे हैं। अब जितने ज्यादा बेटा प्रीवियस ईयर के अटैच रहोगे ना सिलेक्शन के, उतने ज्यादा करीब होगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल का प्रशासन। ठीक है, प्रशासन में सबसे बड़ी बात आती है, प्रशासन में ना सबसे प्रमुख पद कौन किसका होता था? राजा का होता था। लिख लो, प्रशासन में सबसे प्रमुख पद किसका होता था? राजा का होता था। लिख लो, प्रशासन में सबसे प्रमुख पद किसका होता था? राजा का होता था। प्रशासन में सबसे प्रमुख पद किसका होता था बेटा? राजा का होता था। प्रशासन में सबसे प्रमुख पद किसका होता था? राजा का होता था। और राजा है ना देवीय सिद्धांत को फॉलो करता था, ये पक्का आएगा। राजा किस सिद्धांत को फॉलो करता था? देवीय सिद्धांत को। ठीक है, राजा कहता था मैं मतलब किसका अवतार हूं? देवता का अवतार हूं। ठीक है, तो राजा किस सिद्धांत पर राजा बनाए जाते थे बेटा? देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत क्या होता है कि जो राजा होता है ना वो प्रजा के लिए देवता का क्या रहेगा? अवतार रहेगा। तो गुप्त प्रशासन में राजा को किस सिद्धांत को फॉलो करता था? देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत होता क्या है? राजा प्रजा के लिए क्या होगा? देवता होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा सिद्धांत चलता था राजा का? देवीय सिद्धांत चलता था। प्रशासन का सबसे प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। किस सिद्धांत को फॉलो करता था? वेरी गुड, देवीय सिद्धांत को। और इनका ना
जैसे अगर मैं बात करूं गुप्त काल है ना, ठीक है, इनका शासन है ना, लिख लेना, मौर्यों की तरह केंद्रीकृत नहीं था। मौर्यों की तरह क्या नहीं था? केंद्रीकृत नहीं था। ठीक है, लिख लो, इनका शासन मौर्यों की तरह क्या नहीं होता था बेटा? केंद्रीकृत नहीं होता था। इनका प्रशासन किसकी तरह केंद्रीकृत नहीं होता था? मौर्यों की तरह केंद्रीकृत नहीं होता था। अगर पूछे ना कि सब मौर्यों के बाद अगर भारत को, मैंने आपको बताया भी था, मौर्यों के बाद भारत को एकता के सूत्र में किसने बांधा? गुप्त वंश के शासकों ने बांधा। ठीक है, एकता के सूत्र में बांधा। अगर दोनों में कंपेयर पूछ लेना कि दोनों में से किसका प्रशासन बेटर था, तब आप कहोगे मौर्यों का प्रशासन क्या था? ज्यादा बेटर था। ठीक है, अगर गुप्त और मौर्यों में दोनों में प्रशासन पूछे तो किसका ज्यादा अच्छा था? मौर्यों का। तो इनका प्रशासन मौर्यों की तरह तो केंद्रीकृत नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत का क्या किया था? एकीकरण किया। अगर मौर्यों के बाद अगर पूछे भारत का एकीकरण सबसे ज्यादा किसने किया? गुप्त वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, इसमें ना जो सबसे छोटी इकाई होती थी ना, वो ग्राम होती थी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, और ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे, और विष के मुखिया को विषपति कहते थे। और विष मिलकर, लिख लो आगे, नहीं वो जनपद अलग हो गई। ठीक है, इसमें अलग चीज चलेगी। ठीक है, इसमें देश का निर्माण होगा। लिख लो, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम मिलकर आगे विष का निर्माण करते थे। विष के मुखिया को क्या कहा जाता था? विषपति कहा जाता था। और विष मिलकर आगे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। विष मिलकर आगे लिख लो, भुक्ति का निर्माण करते थे, और भुक्ति के मुखिया को उपरीक कहा जाता था। भुक्ति, इसके मुखिया को उपरीक कहा जाता था। और उपरीक मिलकर देश का निर्माण करते थे, और उसके मुखिया को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। ठीक है, ये किसका प्रशासन है बेटा? गुप्त वंश का प्रशासन है। दोबारा बताता हूं, प्रशासन की सेंट्रल इकाई कौन होती थी? राजा होता था। राजा किस सिद्धांत को फॉलो करता था? देवीय सिद्धांत को फॉलो करता था। इनका प्रशासन किसकी तरह सेंटर्ड नहीं था? मौर्यों की तरह, लेकिन काफी हद तक है ना, इन्होंने भारत का क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी प्रशासन की? ग्राम। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम मिलकर आगे विष का निर्माण करते थे। विष के मुखिया को क्या कहा जाता था? विषपति कहा जाता था। और विष मिलकर आगे किसका निर्माण करते थे? भुक्ति। और भुक्ति के मुखिया को उपरीक कहा जाता था। और भुक्ति मिलकर आगे देश का निर्माण करते थे। देश के मुखिया को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। ठीक है, ये इनका किसका, गुप्त काल का क्या रहेगा बेटा? प्रशासन रहेगा। गुप्त काल का क्या रहेगा? प्रशासन। दोबारा रिपीट करता हूं, प्रशासन का जो प्रमुख इकाई होती थी वो किस में निहित होती थी? राजा में निहित होती थी। और राजा किस सिद्धांत को फॉलो करता था? देवीय सिद्धांत को राजा क्या करता था? फॉलो करता था। ठीक है, और राजा है ना, इनका प्रशासन मौर्यों की तरह क्या नहीं था? केंद्रीकृत नहीं था। सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक, और फिर ग्राम मिलकर आगे विष का निर्माण, विष के मुखिया को विषपति, और विष मिलकर आगे भुक्ति का निर्माण, भुक्ति के मुखिया को उपरीक, और भुक्ति मिलकर आगे देश का निर्माण, उसके मुखिया को गोपना कहा जाता था। ठीक है, अब है इनका सबसे इंपॉर्टेंट है इनका समाज। ठीक है, इनका कौन सा जीवन बेटा? वो तो प्रशासन था, अब इनका सामाजिक जीवन। कौन सा जीवन? गुप्त काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, अब हम कौन सा जीवन पढ़ेंगे? इनका गुप्त काल का सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त, इसमें ना पहले ही पॉइंट पर आप लिख लेना, नारी की स्थिति में, वेरी गुड, नारी की स्थिति में क्या आ गई थी? गिरावट आई थी। नारी की स्थिति में क्या आई थी बेटा? गिरावट आई थी। नारी की स्थिति में क्या आई थी? गिरावट आई थी। नारी की स्थिति में क्या आई थी? गिरावट आई थी। लिख लो, इस काल में नारी की स्थिति में क्या आई थी? गिरावट आई थी। ठीक है, अगर वो पूछे बेटा एग्जाम्पल पूछे, कैसे कह सकते हो कि नारी की स्थिति? वेरी गुड, 510 ईस्वी का कौन सा अभिलेख मिला था? एरण अभिलेख मिला था।
और इसमें ये किस राजा के टाइम का था बेटा? भानुगुप्त के टाइम का था। और इसमें ना मतलब किसका पता चलता है? सती प्रथा का पता चलता है। तो इसमें नारी की स्थिति में क्या आई थी? गिरावट आई थी। नारी की स्थिति में क्या आई थी? गिरावट आई थी। किसकी स्थिति में गिरावट आई थी? नारी की स्थिति में। तो ये समाज है ना, अगर नारी की स्थिति में गिरावट है बेटा, तो ये कौन सा समाज रहेगा? पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, तो गुप्त काल का जो समाज था ना, वो कैसा समाज था? पुरुष प्रधान समाज था। इसका कौन सा समाज था बेटा? पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, यानी अगर नारी की स्थिति में गिरावट है तो वो समाज कौन सा होगा बेटा? पुरुष प्रधान समाज रहेगा। कौन सा रहेगा? पुरुष प्रधान समाज था। तो समाज कैसा समाज होता था? पुरुष प्रधान समाज होता था। नारी की स्थिति में क्या आई थी? गिरावट आई थी। समाज कैसा होता था बेटा? पुरुष प्रधान क्या होता था? समाज होता था। ठीक है, एक इसमें ना दास प्रथा भी थी। ठीक है, दासों की, लिख लो, दासों की स्थिति भी ठीक नहीं थी। दासों की स्थिति भी ठीक नहीं थी। ठीक है, लिख लो, दासों की स्थिति भी क्या नहीं थी बेटा? ठीक नहीं थी। दासों की स्थिति भी क्या नहीं थी? ठीक नहीं थी। और गुप्त काल में ना वर्ण व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी बेटा? वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था है ना, ये जाति आधारित थी। कौन सी आधारित थी? जाति आधारित थी। ऋग्वेद में कैसी वर्ण व्यवस्था थी? वेरी गुड, कर्म आधारित थी। उसमें ना एक घर में ना 4 बेटे हैं तो वो चारों अलग धर्म से हो सकते हैं। एक पिता का बेटा पूजा करता था तो वो ब्राह्मण था, व्यापार करता था तो वैश्य था, युद्ध लड़ता था क्षत्रिय था, और सेवा करता था शूद्र था। तो ऋग्वेद में एक के पिता के घर में ना चारों अलग धर्म के लोग रह सकते थे। ऋग्वेद का मतलब पूर्व वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, तो इसमें आप कह सकते हो वर्ण व्यवस्था है ना, एक तो जाति आधारित थी और ब्रैकेट में लिख देना बेटा रिजिड, कठोर थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी। गुप्त काल की वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी। लिख लो, गुप्त काल की जो वर्ण व्यवस्था होती थी वो कैसी होती थी? कठोर होती थी। ठीक है, इसमें ना उपजातियों का उदय हुआ था। उदय हुआ था। ठीक है, इसमें किस जाति का उदय हुआ था बेटा? उपजातियों का उदय हुआ था। ठीक है, अब आप कहोगे गुरुजी उपजाति क्या होती है? अब जैसे देखो, एक है ना, कोई आज भी होता है बेटा जर्नल, कोई मतलब शेड्यूल कास्ट से शादी कर ले या शेड्यूल कास्ट है जर्नल से, आज इसे इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं। पहले अगर ऐसी शादी हो जाती थी ना, तो उनसे पैदा हुआ बच्चा है ना, वो अन्य जाति का माना जाता था और उसे क्या बोलते थे? उपजाति। यानी जैसे जर्नल और शेड्यूल कास्ट का जो बच्चा जन्म लेता होता था ना, उसकी जाति क्या मानी जाती? उपजाति। तो लिख लो, इसमें उपजातियों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। इसमें उपजातियों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। एक नई जाति भी आई थी जिसे कायरस कहते थे। क्या कहते थे? कायरस। ठीक है, जो पठन और लेखन में इंटरेस्ट रखते थे ना, उनकी एक जाति अलग से बन गई थी, उन्हें क्या कहते थे? कायरस कहते थे। लिख लो, इस काल में एक नई जाति आई थी जिसे कायरस कहा जाता था। इस काल में एक नई जाति आई थी जिसे क्या कहा जाता था बेटा? कायरस कहा जाता था। कायरस है ना, वो किस में इंटरेस्ट लेते थे? पठन में और लेखन में इंटरेस्ट लेते थे। कायरस वाले किस में इंटरेस्ट लेते थे? पठन और लेखन में क्या लेते थे? इंटरेस्ट लेते थे। कौन सी नई जाति आई थी बेटा? कायरस। जो किस में इंटरेस्ट लेते थे? पठन में और लेखन में क्या लेते थे? इंटरेस्ट। उसको क्या बोला जाता था? कायरस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उस जाति को कायरस बोला जाता था। इसमें लिख लो, अछूतों का, ठीक है, जो अछूत होते थे ना, जो अछूत होते थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, लिख लो, इस काल में अछूतों के साथ कौन सा व्यवहार किया जाता था? बुरा
व्यवहार किया जाता था। गुप्त काल में अछूतों के साथ कौन सा बर्ताव किया जाता था बेटा? बुरा बर्ताव किया जाता था। अछूतों के साथ कौन सा व्यवहार किया जाता था? बुरा बर्ताव किया जाता था। ठीक है, ये बाबा साहब ने बहुत ज्यादा काम किया था इन मतलब अछूतों के लिए। अदरवाइज है ना, आजादी से पहले ना हमारे यहाँ कास्टिज्म बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, अगर कोई है ना मतलब दलित है ना, वो मंदिर में प्रवेश कर लेता था तो उसे मंदिर में प्रवेश करने की भी आजादी नहीं थी। तो गुप्त काल में भी ऐसा था। अछूतों के साथ कैसा होता व्यवहार? बुरा व्यवहार किया जाता था। अछूतों के साथ कैसा व्यवहार होता था? बुरा व्यवहार होता था। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा, अब आज भी कहीं गाँव में ना, जैसे हमारी दादी या नानी होती है, ठीक है, वो गाँव में मतलब जो मजदूर काम करने आते हैं उनके लिए स्पेशल है ना, वो गिलास या उनके लिए अलग से होते हैं बर्तन खाने के, और उनको उन्हीं बर्तनों में क्या डाला जाता है? खाना। आजकल बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आपने अपने दाएं बाएं देखे होंगे ऐसे सीन होते हैं। ठीक है, लेकिन ना मतलब इनके टाइम में अछूतों के साथ क्या होता था? बहुत बुरा व्यवहार होता था। किस काल की बात चल रही है? ये गुप्त काल की बात चल रही है। तो ये गुप्त काल का क्या था बेटा? समाज था। गुप्त काल का समाज पूछे तो नारी की स्थिति में गिरावट थी, पुरुष प्रधान समाज होता था, वर्ण व्यवस्था कठोर होती थी, दास प्रथा कठोर होती थी, अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उपजातियों का जन्म हुआ था, कायरस नामक एक नई जाति आई थी जो पठन और किस में इंटरेस्ट करते थे? लेखन में। ठीक है, अब इनका लिख लो आर्थिक जीवन। कौन सा जीवन बेटा? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय पूछे ना, मुख्य व्यवसाय क्या होता था? कृषि होता था। लिख लो, इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता था बेटा? कृषि होता था। लिख लो, गुप्त काल का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? कृषि हुआ करता था। मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? कृषि हुआ करता था। लिख लो, इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता था? कृषि होता था। ठीक है, और कृषि में जो मतलब है ना लगान की दर होती थी ना, 1/4 और 1/6 होती थी। ठीक है, टैक्स कितना होता था कृषि पर बेटा? 1/4 और 1/6 होता था। लिख लो, इनमें कृषि पर जो टैक्स की दर होती थी वो कितनी होती थी? 1/4 और 1/6 होती थी। ठीक है, 1/4 और 1/6 किसकी दर होती थी बेटा? कृषि की, मतलब जो कृषि पर क्या लगता था? टैक्स लगता था, उनकी दर कितनी होती थी? 1/6 और 1/4। और व्यापार होता था। लिख लो, इसमें कृषि के साथ साथ क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है, कृषि के साथ साथ लिख लो इसमें व्यापार होता था, और श्रेणी व्यवस्था के आधार पर व्यापार होता था। एक मैं बताता हूं श्रेणी व्यवस्था क्या होती है। व्यापार है ना, श्रेणी व्यवस्था के आधार पर व्यापार होता था, और जो व्यापार का प्रमुख होता था ना, उसे ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहते थे बेटा? उसे ज्येष्ठक कहा जाता था। व्यापार के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक है, श्रेणी व्यवस्था का व्यापार होता है, जैसे एक मतलब देश से दूसरे देश के साथ व्यापार हो सकता है, एक कबीले से दूसरे कबीले के साथ व्यापार होता है। तो इसमें ना जो व्यापार का प्रमुख होता था, यही क्वेश्चन आया था, उसे क्या कहते थे? ज्येष्ठक कहते थे। लिख लो, इसमें व्यापार के प्रमुख को क्या बोला जाता था? ज्येष्ठक बोला जाता था। इसमें व्यापार के प्रमुख को क्या बोला जाता था? ज्येष्ठक बोला जाता था। इसमें व्यापार के प्रमुख को देखो, एक कृषि पर ये मतलब इनका जीवन किस पर निर्भर होता था? कृषि पर। और कृषि में आपको पता है कि आपके मतलब आपको खाने के लिए ना मतलब किसी के जमीन ज्यादा है और खाने के लिए उसको 20 मन गेहूं चाहिए और 100 मन गेहूं हुई है, तो 80 मन का क्या करेगा? वो व्यापार करेगा। तो इसमें बेटा ऋग्वेद की तरह इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार नहीं होता था, क्योंकि मैंने बताया इन्होंने तो सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इसमें व्यापार किसके द्वारा होता था? सिक्कों के द्वारा होता था। ठीक है, तो इस काल में किसके के सिक्के मिलते हैं? सोने के सिक्के। तो लिख लो, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के है ना
किस वंश के शासकों ने शुरू किए थे? गुप्त वंश के शासकों ने शुरू किए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने शुरू किए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। और सोने से भी ज्यादा कहते हैं बेटा इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के भी किन्होंने जारी किए? इन्होंने। और चांदी के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे बेटा। ठीक है, लिख लो, सोने से भी ज्यादा इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए। और तांबे के सिक्के के अलावा देखो मैंने बताया था ना, चांदी का सिक्का शकों को हराने की खुशी में किसने जारी किया बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बेटा, चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी किया। किसने जारी किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने। जब इसने किसको हराया था? शकों को हराया था। किसको हराया था? शकों को हराया था। ठीक है, प्रथम है ना, वो तो गुप्त वंश चलाएगा, एक ही क्वेश्चन उससे बनेगा। या लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से वो शादी करेगा। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दो ही आज तक उससे बनते हैं। ठीक है, बाकी गुप्त वंश से बेटा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो चंद्रगुप्त सेकंड से बनेंगे। किससे बनेंगे? चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। फायान आया, मेहरौली का लो स्तंभ है। यहाँ बनेंगे समुद्रगुप्त से, क्योंकि उसे अश्वमेधकर्ता कहते हैं, उसे कविराज कहते हैं। या तो चंद्रगुप्त सेकंड से क्वेश्चन आएगा या समुद्रगुप्त से आएगा। ठीक है, एक एरण अभिलेख जो भानुगुप्त वाला पूछा जाता है। एक कुमारगुप्त ने नालंदा, वो कुमारगुप्त से जुड़ा हुआ था, इसलिए कुमारगुप्त से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन स्कंदगुप्त, क्योंकि उसने हुनों को सबसे पहले हराया था। ठीक है, तो इसमें ना मतलब सोने के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे। व्यापार में सोने का सिक्का भी प्रयोग होता था, तांबे के भी होते थे और चांदी। और सोने के सिक्के को ना इस काल में दिनार कहा जाता था। ये क्वेश्चन 101 बनेगा। ठीक है, सोने के सिक्के को इस काल में क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। लिख लो, सोने के सिक्के को इस काल में क्या कहा जाता था बेटा? दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के को लिख लो, इस काल में क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के को इस काल में हम किस नाम से जानते थे बेटा? दिनार के नाम से जानते थे। सोने के सिक्के को इस काल में क्या कहा जाता था? दिनार। सोने के सिक्के को हम क्या कहते थे? दिनार। और चांदी के सिक्के को रुपये का। ठीक है, रुपया नहीं, रुपये का। लिख लो, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपये का कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपये का कहा जाता था। और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। वो कहेगा सवर्ण मुद्रा को गुप्त काल में क्या कहते थे? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिनार कहते थे। और चांदी के सिक्के को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? रुपये का के नाम से जाना जाता था। सवर्ण सिक्कों को क्या कहते थे बेटा? दिनार कहते थे। और चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? रुपये का के नाम से जाना जाता था। लिख लो, भूमि दान करने की व्यवस्था भी इस काल में थी। भूमि दान करने की व्यवस्था भी इस काल में होती थी। श्रेणी व्यवस्था होती है कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में व्यापार, एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करना, एक कबीले से दूसरे कबीले के साथ व्यापार करना। इसमें भूमि दान करने की व्यवस्था भी थी। ठीक है, इसमें कौन सी व्यवस्था थी बेटा? भूमि दान करने की व्यवस्था भी इस काल में थी। ठीक है, जैसे भूमि दान करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं बेटा? सामंत व्यवस्था। ये किसने शुरू की थी? वेरी गुड, सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देना क्या किया था? शुरू किया। और सातवाहन वंश के शासकों ने ही शीशे के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। लिख लो, इस काल में भूमि दान करने की क्या होती है? व्यवस्था का वर्णन मिलता है। लिख लो, इस काल में भूमि दान करने की व्यवस्था का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है कि लोग है ना, मतलब ब्राह्मणों को ना अगर पूछे पूजा के बदले क्या दान दे दिया करते थे? भूमि दान दे दिया करते थे। लिख लो, उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उज्जैन व्यापार का, गुप्त काल में ना व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? उज्जैन व्यापार का एक ताम्रलिप्ति, ये प्रमुख बंदरगाह होता था। ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह
गा होता था। ठीक है, इनका प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति होता था और व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? उज्जैन। कल मैंने बताया था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो नवरत्न रहते थे बेटा, वो कहाँ रहते थे? उज्जैन रहते थे। तो इनके व्यापार का प्रमुख मतलब केंद्र कौन सा होता था? व्यापारिक केंद्र कौन सा होता था? उज्जैन होता था। और ताम्रलिप्ति है ना, इनका क्या होता था? प्रमुख बंदरगाह होता था। दोबारा बताता हूं कि ये अगर इनका आर्थिक प्रशासन की बात करोगे तो ये कृषि पर निर्भर थे। कृषि पर कितने प्रकार का टैक्स था? 2, 1/4 और 1/6। और व्यापार होता था वो श्रेणिक व्यवस्था में होता था। और व्यापार है ना वो मतलब उसके प्रमुख को क्या बोला जाता था? ज्येष्ठक बोला जाता था। और व्यापार है ना सोने के सिक्कों के द्वारा होता था, चांदी के सिक्कों के द्वारा होता था, तांबे के सिक्कों के द्वारा होता था। चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। इस काल में भूमि दान करने की व्यवस्था भी थी। भूमि दान करने की व्यवस्था ना आई तो सामंती व्यवस्था आ जाएगी। कौन सी व्यवस्था इस काल में थी बेटा? सामंती व्यवस्था इस काल में होती थी। सावंत व्यवस्था इस काल में होती थी। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब सामंती व्यवस्था का भी इसमें क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। प्रमुख केंद्र कौन सा होता था व्यापार का? उज्जैन होता था। और ताम्रलिप्ति प्रमुख क्या होता था? बंदरगाह होता था। ठीक है, तो अब इनका लिख लो। धार्मिक जीवन कौन सा? ये किस धर्म को मानते थे? धार्मिक जीवन कौन सा जीवन बेटा? धार्मिक जीवन। कौन सा जीवन पढ़ेंगे? धार्मिक जीवन। ये वैष्णव होते थे, बताया था ना मैंने आपको। ये क्या होते थे? वैष्णव होते थे। लिख लो, ये गुप्त वंश के शासक वैष्णव होते थे। गुप्त वंश के शासक वैष्णव होते थे। ठीक है, और इनकी मूर्तियों में ना या तो आपको गरुड़, ठीक है, या आपको मयूर। ठीक है, इनकी ना जो भी मूर्तियां होगी ना उनमें आपको किसकी फोटो मिलेगी बेटा? गरुड़ या मयूर की। लिख लो, इनके सिक्कों पर हमें गरुड़ या मयूर की फोटो मिलती है। इनके सिक्कों पर हमें बेटा किसकी फोटो मिलती है? गरुड़ या मयूर की फोटो मिलती है। इनके सिक्कों पर हमें किसकी फोटो मिलती है? गरुड़ या मयूर की फोटो मिलती है। इनके सिक्कों पर हमें किसकी पिक्चर मिलती है? या तो गरुड़ की मिलेगी या मयूर की। ठीक है, ये वैष्णव थे। इनमें कुछ लोग हैं ना वो शैव धर्म को भी मानते थे। लिख लो, इनमें कुछ लोग किस धर्म को मानते थे बेटा? शैव धर्म को भी मानते थे। इसमें कुछ लोग शैव धर्म को मानते थे। और नालंदा अगर प्रमुख केंद्र था इनका, और नालंदा किसके लिए जाना गया? बौद्ध धर्म को। तो ये बौद्ध धर्म को भी है ना, ठीक है, बौद्ध धर्म को भी क्या देते थे? संरक्षण देते थे। ठीक है, यानी ये सहिष्णु थे। ठीक है, ये खुद तो बेटा क्या थे? वैष्णव थे। लेकिन ना ये किस धर्म को शरण देते थे? बौद्ध धर्म को भी इन्होंने शरण दी थी और शैव धर्म को भी ये शरण देते थे। और कुछ लोग यहाँ तक इनके किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, मतलब कुछ लोग इनमें किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, ये मतलब खुद क्या होते थे? वैष्णव होते थे। ठीक है, ये खुद क्या होते थे? वैष्णव। ठीक है, इसमें ना एक झांसी में ना, ठीक है, झांसी में एक एरिया है देवगढ़। ठीक है, देवगढ़, वहां से 10 अवतार मंदिर मिला है। कौन सा मंदिर मिला है बेटा? 10 अवतार मंदिर मिला है, जो भगवान विष्णु के किससे संबंधित है? 10 अवतारों से संबंधित है। भगवान विष्णु को हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। ठीक है, तो भगवान विष्णु के कितने अवतारों से संबंधित रहेगा? 10 अवतार से संबंधित रहेगा। लिख लो, देवगढ़ झांसी से, देवगढ़ झांसी से हमें एक मंदिर मिला है जो भगवान विष्णु के कितने अवतारों से संबंधित रहेगा? 10 अवतारों से संबंधित रहेगा। देवगढ़ झांसी से कौन सा मंदिर मिला है बेटा? 10 अवतार मंदिर मिला है। ठीक है, कौन सा मंदिर मिला है इनका? 10 अवतार मंदिर मिला है। और जो 10 अवतार मंदिर है ना, ठीक है, वो किससे संबंधित है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों से। और इन 10 अवतारों में ना
फिर पूछा जाता है सबसे प्रमुख अवतार भगवान विष्णु का कौन सा माना जाता है? वराह अवतार। ठीक है, इन 10 अवतारों में ना जो सबसे प्रमुख अवतार कौन सा है बेटा? वराह अवतार रहेगा। इन 10 अवतारों में भगवान विष्णु का सबसे प्रमुख अवतार कौन सा रहेगा? वराह अवतार रहेगा। लिख लो, इन 10 अवतारों में भगवान विष्णु का सबसे प्रमुख अवतार कौन सा माना जाता है? वराह अवतार माना जाता है। लिख लो, इन 10 अवतारों में भगवान विष्णु का जो सबसे प्रमुख अवतार कौन सा रहेगा? वराह अवतार रहेगा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म को भी संरक्षण देते थे, ठीक है, और ये शैव धर्म को भी देते थे, लेकिन खुद क्या होते थे? ये वैष्णव होते थे। भगवान विष्णु से संबंधित अवतारों को महत्व देते थे। जैसे गुरुजम्बेश्वर भगवान भी भगवान विष्णु के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम भी क्या माने जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार। ऐसे भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं बेटा? 10 अवतार हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से ना ये पूछा जाता है भगवान विष्णु का 10 अवतारों में प्रमुख अवतार कौन सा माना जाता है? वराह अवतार माना जाता है। कौन सा अवतार माना जाता है? वराह अवतार माना जाता है। जैसे भगवान श्री राम भी है ना, ये भी भगवान विष्णु के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। जब भी युगों में ना धर्म की हानि होती है ना, तो भगवान विष्णु है ना अनेकों रूप में क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। ये मान्यताएं होती है, हमारी धार्मिक मान्यताओं से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मतलब यमुना नदी को शनि जी महाराज की बहन, सूर्य पुत्री, छाया पुत्री, यमराज की बहन, ये मान्यताओं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें मान्यताओं में कौन सा अवतार सबसे ज्यादा मान्यता रखता है? भगवान विष्णु का वराह अवतार। ठीक है, अब इनका ना कला एवं संस्कृति लिख लो। कला एवं क्या बेटा? कला एवं संस्कृति। मैंने कहा था कला एवं संस्कृति या कला एवं विज्ञान भी लिख सकते हैं। तो गुप्त काल को कला का भी क्या कहते हैं? कला का भी सवर्ण काल कहते हैं। हिंदुओं का भी क्या कहते थे बेटा? इसको सवर्ण काल कहते थे। हिंदुओं का सवर्ण काल। इस काल में लिख लो 29 गुफाओं का वर्णन मिलता है। 29 गुफाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, जैसे अजंता की गुफा, अजंता की गुफा। ठीक है, एक गुफा है औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, लिख लो अजंता की गुफा। इसमें टोटल कितनी गुफाओं का वर्णन मिलता है बेटा? 29 गुफाओं का वर्णन मिलता है। लिख लो गुप्त काल में टोटल कितनी गुफाओं का वर्णन मिलता है? 29 गुफाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, कितनी गुफाओं का वर्णन मिलता है? 29। एक बांध, ये गुफा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाघ गुफा। ठीक है, ये भी इससे संबंधित है। बाघ गुफा कहां पर पड़ेगी? आपकी मध्य प्रदेश में पड़ेगी। उज्जैन भी कहां पर है? आपका मध्य प्रदेश में। और कितनी गुफाएं हैं? 29। ठीक है, एक पूछते हैं इसमें ना, एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है इस काल में। महात्मा बुद्ध की ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें महात्मा बुद्ध है ना, वो किसको स्पर्श कर रहे हैं बेटा? जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये बौद्ध धर्म को भी क्या देते थे? महत्व देते थे। महात्मा बुद्ध की लिख लो भूमि स्पर्श करती हुई तस्वीर मिली है। महात्मा बुद्ध की भूमि को स्पर्श करती हुई क्या मिली है? एक तस्वीर मिली है। लिख लो महात्मा बुद्ध की एक ऐसी तस्वीर मिली है जिसमें वो किसको स्पर्श कर रहे हैं? भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। लिख लो महात्मा बुद्ध की एक ऐसी फोटो मिली है जिसमें वो किसको स्पर्श कर रहे हैं? भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध की एक फोटो मिली है जिसमें वो भूमि को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। और इनकी ना जो राजकीय भाषा होती थी ना बेटा, वो संस्कृत होती थी। लिख लो इनकी राजकीय भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत होती थी। इनकी राजकीय भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत होती थी। लिख लो गुप्त काल की, जैसे मुगलों की राजकीय भाषा फारसी होती थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी होती थी बेटा? फारसी होती थी। और इनकी राजकीय भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत होती थी। ठीक है, कौन सी होती थी? संस्कृत होती थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत होती थी। याद रह जाएगा ना ये। इसमें ना
इस काल में मैंने आपको बताया है एक लो स्तंभ बना था, मेहरौली का लो स्तंभ। और इस लो स्तंभ को आज तक क्या नहीं लगा है बेटा? जंग। ये लो स्तंभ कहां पर है? दिल्ली में है। और किस मीनार के पास है? कुतुब मीनार के क्या रहेगा? पास रहेगा। और इसको आज तक क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा है। लिख लो, मेहरौली का लो स्तंभ भी इनकी कला का एक अद्भुत नमूना है। मेहरौली का लो स्तंभ भी इनकी कला का क्या रहेगा? एक अद्भुत नमूना रहेगा। ठीक है, अब है ना इनका ना प्रमुख साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, जहां से गुप्त वंश का वर्णन मिलता है, प्रमुख साहित्य। ठीक है, जैसे मैंने कालिदास की रचना बताई थी ना बेटा। ठीक है, जैसे कालिदास की मेघदूत हो गई, रघुवंशम हो गई, हाँ मालविका, वेरी गुड, अग्नि मित्रम हो गई। ठीक है, मेघदूत हो गई, रघुवंशम, मालविका, अग्नि मित्रम, देवी चंद्र गुप्तम हो गई। ठीक है, हाँ कुमार, वो विशाखा दस की है बेटा, कुमार संभव हो गई। ठीक है, लिख लो। ये कालिदास की रचना है ना, ये हमें किसके बारे में जानकारी देती है? गुप्त वंश के। कालिदास की ये रचना पूछी जाएगी, लिख लो सारी की सारी ये रचनाएं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हमें किसके बारे में जानकारी देती है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, कालिदास की मेघदूत, रघुवंशम हो गई, मालविका अग्निमित्रम हो गई, विक्रमो उर्वशिया हो गई। एक अभिज्ञान शकुंतलम पूछी जाती है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई। ठीक है, विक्रम उर्वशिया हो गई, विक्रम उर्वशिया हो गई। ठीक है, ये कालिदास की रचनाएं है ना, किस वंश के बारे में जानकारी देती है? हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। एक है पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा की, पंचतंत्र किसकी है बेटा? विष्णु दत्त शर्मा की हो गई। ठीक है, विष्णु दत्त। कामसूत्र किसकी थी? वात्सायन की। कामसूत्र किसकी थी बेटा? वात्सायन की। कामसूत्र किसकी होती थी? वात्सायन की। ये भी इसकी जान। एक है पूछा जाता है मिर्च कटिकम शूद्रक की, मिर्च कटिकम रचना होती थी, मिर्च कटिकम, ये बहुत बार पूछी गई है। ये शूद्रक की रचना होती थी, मिर्च कटिकम। लिख लो, मिर्च कटिकम किसकी रचना होती थी? शूद्रक की रचना होती थी। मिर्च कटिकम किसकी रचना होती थी? शूद्रक की रचना होती थी। कामसूत्र किसकी होती थी? वात्सायन की होती थी। ठीक है, और एक के कहते हैं इस काल का प्रमुख खगोल शास्त्री है ना, वो ब्राह्महीर था। कल बताया था ना, किसके दरबार में रहता था बेटा? हाँ, चंद्र ब्राह्महीर। ब्राह्महीर इस काल का प्रमुख खगोल शास्त्री था। ठीक है, और इस काल का प्रमुख वेद कौन होता था बेटा? धन्वंतरी, जिसने क्या बताया था? धातुओं द्वारा रोगों से मतलब हम क्या पा सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। मिर्च कटिकम किसकी होती थी? शूद्रक की। ठीक है, और आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया? शून्य का आविष्कार किया। कहते हैं दशमलव का आविष्कार किया, पाई का आविष्कार किया। ये सारों का जनक किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि मंदिर बनाने की कला है ना, वो किस काल में शुरू हुई थी? गुप्त काल में। क्या बनाने की कला बेटा? मंदिर बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला। पहले है ना बौद्ध धर्म में मंदिर बनते थे, जैन धर्म में मंदिर बनते थे, लेकिन हिंदू धर्म में क्या नहीं बनते थे? मंदिर नहीं बनते थे। लिख लो, हिंदू धर्म में मंदिर बनाने की कला, हिंदू धर्म में मंदिर बनाने की कला किस काल में शुरू हुई थी? हिंदू धर्म में
लिख लो, हिंदू धर्म में मंदिर बनाने की कला किस काल में शुरू हुई थी? गुप्त काल में। ठीक है, हिंदू धर्म में क्या बनाने की कला बेटा? मंदिर बनाने की कला। मंदिर बनाने की कला पहले किस धर्म में मंदिर बनते थे बेटा? बौद्ध में तो मंदिर बनते थे, जैन में भी बनते थे, लेकिन हिंदुओं में, जैसे मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था बेटा, अगर आपको याद है, गांधार शैली, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनती थी? गांधार। ठीक है, और जैन धर्म की मूर्तियां बनती थी मथुरा शैली। मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय शैली है और गांधार शैली यूनानी शैली है। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म में मंदिर बनते थे। इससे पहले हिंदुओं में क्या नहीं बनते थे? मंदिर नहीं बनते थे। हिंदुओं में ना जो मंदिर है ना बनाने की सलाह किस काल से शुरू हुई थी? गुप्त काल से शुरू हुई थी। ठीक है, किस काल से शुरू हुई थी? गुप्त काल से शुरू हुई थी। ठीक है, एक पूछा जाता है कि नागर शैली में उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं ना बेटा, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं ना, वो किस शैली में बने हैं? नागर शैली में बने हैं। लिख लो, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो किस शैली में बनेंगे बेटा? नागर शैली में। और दक्षिण भारत में बनेंगे ना, वो बेसर शैली में। वेरी गुड। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनेंगे ना, वो किस शैली में बनेंगे? वेसर शैली में। लिख लो, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है ना, वो किस शैली में बनेंगे? नागर शैली में। और दक्षिण भारत के किस में हो जाएंगे बेटा? वेसर शैली में। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बनेंगे? वेसर शैली में बनेंगे। और एक है ना, ब्रह्मगुप्त होता था इस काल में, जिसने ना ब्रह्म सिद्धांत दिया था। ब्रह्म सिद्धांत वो पूछेगा, जैसे आर्यभट्ट ने शून्य दिया था ना, ब्रह्मगुप्त ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ब्रह्म सिद्धांत दिया था। लिख लो, इस काल में एक ब्रह्मगुप्त होता था, उसने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा? ब्रह्म सिद्धांत दिया था। और ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, जैसे नागार्जुन को आइंस्टीन बोलते हैं ना बेटा, ब्रह्मगुप्त को क्या बोलेंगे? भारत का न्यूटन बोलेंगे। ब्रह्मगुप्त को क्या बोलेंगे? भारत का न्यूटन बोलेंगे। ब्रह्मगुप्त को क्या बोलेंगे? भारत का न्यूटन। किसे बोला जाता है? ब्रह्मगुप्त को बोलते हैं। ब्रह्मगुप्त को हम क्या बोलेंगे? भारत का न्यूटन बोलेंगे। ठीक है, ये जो भी कला और प्रशासन के क्वेश्चन होते हैं ना, ये टेक्निकल टॉपिक होता है। जितना आप आसान समझते हो बेटा, उतना आसान होता नहीं है। ठीक है, लेकिन 5 मिनट में आपको दोबारा मैं रिकॉल करवा देता हूं, ये सारा का सारा टॉपिक है। अब आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ भी याद है, नहीं हुआ। 5 मिनट बाद आपको एहसास होगा कि आपको सारा याद था। ठीक है, दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आज हमने गुप्त काल का क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले प्रशासन पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा? गुप्त काल का। पर कॉपियां बंद कर दो, याद है आपको, मेरे को विश्वास है आप सभी को याद है कि नहीं है? ठीक है, कॉपियां बंद कर दो फिर। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं, 5 मिनट का खेल है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? गुप्त काल का प्रशासन। प्रशासन की सबसे, बताओगे आप ही, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? राजा होती थी। मुख्य इकाई कौन सी होती थी? राजा। राजा किस सिद्धांत को फॉलो करता था? देवीय सिद्धांत को फॉलो करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। ग्राम के मुखिया को क्या बोला जाता था? ग्रामिक बोला जाता था। वो मिलकर किसका निर्माण करते थे? विषय। विषय के मुखिया को विषपति। विषपति आगे मिलकर है ना किसका निर्माण करते थे? भुक्ति। भुक्ति के मुखिया को उपरिक कहा जाता था। उपरिक मिलकर आगे देश। देश के मुखिया को गोपना कहा जाता था। इनका प्रशासन किसकी तरह सेंटर्ड नहीं था? मौर्यों की तरह नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत का क्या किया था? एकीकरण किया था। प्रशासन के बाद है हमने इनका पढ़ा सामाजिक जीवन। समाज में किसकी स्थिति में गिरावट आई थी? नारी की स्थिति में, दासों की स्थिति में, अछूतों की स्थिति में। समाज कैसा समाज था इनका? पुरुष प्रधान। वर्ण व्यवस्था कैसी थी बेटा? जाति आधारित थी और कठोर होती थी। नई जातियों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। एक नई जाति कौन सी आई थी? उपजाति भी आई थी। कायरस जाति आई थी, जो किस में इंटरेस्ट लेते थे? पठन और लेखन में इंटरेस्ट लेते थे। सामंतवादी व्यवस्था थी कि नहीं थी? थी। ये भूमि दान करने की मतलब प्रथा भी इस काल में चलती थी। ठीक है,
फिर हमने इनका आर्थिक जीवन पढ़ा, ठीक है। ये किस पर निर्भर रहते थे बेटा? कृषि पर। कृषि के साथ ये व्यापार कैसे करते थे? श्रेणिक व्यापार कैसा होता था? श्रेणिक होता था, ठीक है। और व्यापार के मुखिया को क्या बोला जाता था? ज्येष्ठक बोला जाता था। व्यापार है ना, ठीक है, सोने के सिक्कों में भी होता था, जिसे क्या कहा जाता था? दिनार। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, जिसे रुपया कहा जाता था। तांबे के भी इन्होंने क्या चलाए? सिक्के चलाए, ठीक है। मंदिर बनाने की कला भी किस काल में हुई हिंदुओं में? गुप्त काल में। उत्तर भारत के मंदिर को किस शैली में बनते थे? नागर। दक्षिण भारत के वेसर शैली में बनते थे, ठीक है। और इसके बाद हमने इनका धार्मिक जीवन पढ़ा, ठीक है। धार्मिक जीवन किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म को भी क्या देते थे? संरक्षण देते थे। कुछ लोग शैव धर्म को भी मानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय टोटली किसका केंद्र था? बौद्ध धर्म का केंद्र था। जैन को इतना महत्व नहीं था, लेकिन इतना जैन धर्म का इनमें महत्व नहीं था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इनका जो मतलब इनमें सिक्कों में किसकी फोटो मिलेगी? मयूर की या गरुड़ की क्या मिलेगी? फोटो मिलेगी, ठीक है। इसके बाद इनका जो हमने कला या साहित्य का पढ़ा, ठीक है। कितनी गुफाओं का वर्णन मिलता है? 29 गुफाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। एक देवगढ़ झांसी में कौन सा मंदिर मिला था बेटा? 10 अवतार मंदिर मिला था, ठीक है। वो किससे संबंधित था? भगवान विष्णु के 10 अवतारों से। और कौन सा अवतार प्रमुख माना जाता है भगवान विष्णु का? वरा अवतार प्रमुख माना जाता है। एक बाघ गुफा भी मिली थी मध्य प्रदेश से। टोटल कितनी गुफाएं मिली थी? अजंता की गुफा भी मिली थी। औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ये किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से सारी की सारी चीजें संबंधित है। फिर इनका हमने साहित्य पढ़ा। कालिदास की रचनाएं हो गई, ठीक है। विक्रमो उर्वशिया, मेघदूत, कुमार संभम, रघुवंशम, मालविका अग्नि मित्रम हो गई, ठीक है। वात्सायन की कामसूत्र हो गई। शूद्रक की मिर्च कटिकम हो गई, ठीक है। और वात्सायन की कामसूत्र हो गई। ये सारी की सारी किसके बारे में जानकारी देती है हमें? गुप्त वंश। एक ब्रह्मगुप्त होता था, जिसने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा? ब्रह्म सिद्धांत दिया था। उसे भारत का क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। भारत का क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, साथ साथ पढ़ोगे ना चीजें याद हो जाएगी। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, उतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। एक व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? उज्जैन। प्रमुख बंदरगाह कौन सी होती थी इनकी? ताम्र लिप्ति क्या होती थी? प्रमुख बंदरगाह होती थी। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ये सही दिल से बताना। सभी को आ गया क्या? कोई है ऐसा योद्धा जिसको नहीं आया? अच्छा, वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है।